शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की शिक्षकों को 2 टूक का पहले उचित फोरम पर रखें अपनी बात, कोर्ट है अंतिम विकल्प। हैदराबाद में हो रहा बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री अधिवेशन में शामिल। नैनीताल के रामनगर में लगाया गया जनता दरबार, जिलाधिकारी ने सुनी 40 फरियादों की समस्याएं, सभी का मौके पर किया गया निस्तारण। लोहाघाट में ग्रामीणों ने किया श्रम विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, योजनाओं का लाभ न मिलने पर जताई नाराजगी। और चोरी करने से पहले ही थाने पहुंचे आरोपी, हरिद्वार के सिडकुल में बना रहे थे चोरी की योजना। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में भारी उछाल हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 2.9% से बढ़कर 8.7% हो गई है। रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी दर 7.8% से भी अधिक है। अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार राज्य में इतनी बेरोजगारी दर बढ़ी है। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में भारी उछाल इस बार आया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 2.9% से बढ़कर 8.7% हो गई है। रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी दर 7.8% से भी अधिक है। यानी कि जो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर का खुलासा हुआ है, रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी दर से भी अधिक हैं। कहीं ना कहीं ये प्रदेश के लिए चिंता भरी बात है, क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ना कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के लिए भी सही नहीं है। इसके साथ ही युवाओं के लिए भी ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में भारी उछाल हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 2.9% से बढ़कर 8.7% हो गई है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, बेरोजगारी दर में भारी उछाल यहां पर देखने को मिला है। राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी दर की बात की जाए तो ये 7.8% से अधिक है। यानी कि अगर राज्य की ही बेरोजगारी दर देखी जाए तो ये राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी दर से कई ज्यादा अधिक है। तो राज्य में मई की अपेक्षा जून में 5.8% बेरोजगारी दर बढ़ी है। यानी कि मई में जो बेरोजगारी दर थी, जो आंकड़े आए थे, उसके बाद 5.8% इजाफा हुआ है बेरोजगारी दर में। और ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं इस पर काम करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि ये काफी चिंता बढ़ा देते हैं ये आंकड़े। रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। और उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 2.9% से सीधे बढ़कर 8.7% हो गई है। यानी कि भारी और लंबी उछाल यहां पर देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, जिस तरीके से रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, बेरोजगारी दर में भारी उछाल देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। देखिए, बिल्कुल ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हैदराबाद जाने से पहले साफ तौर पर ये कहा है कि जो सरकार की जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है उस बेरोजगारी दर को कम करने की जिम्मेदारी सरकार की है और ये प्राथमिकता भी है सरकार की। और इसको लेकर जो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि
बीते 100 दिनों का जो कार्यकाल प्रशंसा हुआ है, ये वो कार्यकाल था जिस दौरान हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने जगह जगह मॉनिटरिंग की। मुख्यमंत्री ने तमाम कैबिनेट मंत्रियों को साथ बिठाकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। और अब जिस तरीके से जो रोजगार को बढ़ाने की जो बात की जा रही है अलग अलग माध्यमों से, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, जिस तरीके से बेरोजगार बढ़ी है, ये चिंता का विषय है जरूर, लेकिन हाँ, ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत सरकार की ओर से की जा रही है कि जो रोजगार के जो संसाधन हैं और रोजगार के जो माध्यम हैं, उनको बढ़ाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। बिल्कुल कैलाश, क्या लगता है क्या कारण रहा होगा जो बेरोजगारी दर में भारी उछाल हमें देखने को मिला? क्योंकि जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें 5.8% अगर देखा जाए पहले की रिपोर्ट को और अभी की रिपोर्ट को, यानी कि मई की रिपोर्ट को देखा जाए और अभी जून में जो आंकड़े सामने आए हैं जून की रिपोर्ट के, 5.8% इसमें इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोरोना इसका कारण रहा या और कोई कारण? देखिए, कोरोना भी इस कारण को कहा जा सकता है, क्योंकि भले ही ये रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई हो, अब सार्वजनिक हुई हो, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये पुरानी बीती सरकारों के भी आंकड़े रहे हैं। और पहले भी यहाँ पर बेरोजगारी थी, लगातार थी, और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना को लेकर हम इसलिए भी कह सकते हैं कि कोरोना के दौरान कई ऐसे रोजगार थे जो ठप हो गए, कई रोजगार थे बंद हो गए, कई लोगों को पलायन करके वापस अपने घरों की ओर आना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना काल खत्म हो चला है, जाहिर तौर पर कई लोगों को रोजगार भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। और ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार द्वारा सभी को सरकारी नौकरियां यहाँ पर दी जाएं। तो खुद मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सरकारी नौकरी देना तो सबको मुनासिब नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सरकार द्वारा ये कोशिश जरूर रहेगी कि जो रोजगार के संसाधनों की जो हमने बात की थी, उनको बढ़ाया जाए अलग अलग क्षेत्रों में। और कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों से संबंधित रोजगार जुड़ा हुआ। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो पर्यटन में अपार संभावना है उत्तराखंड में, और जो पर्यटन मंत्री हैं लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि वो उनकी कोशिश यही रहेगी कि जो रोजगार के जो संसाधन है उनको यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना काल था वो तो सभी के लिए ऐसा रहा है, लेकिन हाँ, अब जो हमको ये देखना ये चाहिए और ये देखना होगा भी कि जो सरकार की जो मेन यहाँ पर जो कोशिश है, वो कोशिश यही रहेगी कि किस तरीके से आप रोजगार के संसाधनों को बढ़ाते हैं और अब कब तक ये जो बेरोजगारी दर है इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लेकिन कैलाश, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं जब इस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं तो विपक्ष भी हमलावर हो जाती है, क्योंकि इसके पहले भी जब बेरोजगारी दर में भारी उछाल आया था तब विपक्ष ने कई सवाल सरकार पर खड़े किए थे, और ऐसे में लग रहा है कि अब फिर से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश रहेगी। देखिए, प्रशंसा विपक्ष का काम हमेशा ही सवालों को उठाना होता है, लेकिन विपक्ष को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब उनका कार्यकाल था तो आखिर उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। क्योंकि इससे पहले हम बात करें, भले ही इससे पहले टेन्योर में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के कार्यकाल में भी यही स्थिति देखने को मिल रही थी। आज भले ही यहाँ पर छींटाकशी की जा रही हो, लेकिन इतना विपक्ष को नहीं भूलना चाहिए, ना ही यहाँ पर किसी सरकार के नुमाइंदे को भूलना चाहिए कि अगर आप विपक्ष में हैं तो पहले अपना अतीत देखिए, और अगर आप सरकार में हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन समस्याओं का समाधान करना। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है, इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये उनकी प्राथमिकता है कि रोजगार उपलब्ध करवाए जाएं, रोजगार के जो संसाधन है उनको यहाँ पर बढ़ाया जाए, रोजगार के उपाय यहाँ पर किए जाएं। और इसको लेकर लगातार निर्देशित भी उन्होंने जो मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव है और जो अपने कैबिनेट के मंत्री हैं उनको किया है कि कोशिश यही हो सरकार की, जो बजट जो यहाँ पर पेश किया गया है वो बजट तो यहाँ पर भले ही खर्च हो, लेकिन उसके साथ साथ जो रोजगार है, रोजगार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए ताकि जो लोग हैं, लोगों को पलायन न करना पड़े। क्योंकि पलायन का जिक्र इसलिए आता है प्रशंसा की, पलायन इसीलिए होता है कि जब रोजगार नहीं होता किसी प्रदेश में तो जाहिर तौर पर पलायन तभी रुक पाएगा जब लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर पलायन को लेकर एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर सरकार करने जा रही है कि किस तरीके से उनको उन्हीं के क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि अगर मैं उद्यान और कृषि विभाग की बात करूं तो अभी कुछ दिनों पहले एक 2 दिवसीय बैठक यहाँ पर की गई थी कृषि मंत्री द्वारा, और उनका साफ तौर पर तमाम काश्तकारों से और जो फील्ड के जो कर्मचारी हैं उनसे वो सलाह मशवरा कर रहे थे, उनसे वो सुझाव ले रहे थे। तो वाकई ये एक बहुत अच्छी पहल थी, क्योंकि अगर किसानों को उन्हीं के खेत में उन्हीं की उपज अगर उनको बेहतर मिलती है तो रोजगार उनको मिलेगा, पलायन कम होगा
और जो बेरोजगारी जो दर जो बढ़ रही है इस पर बहुत ज्यादा कमी आएगी। तो ऐसे कई तरह के उपाय हैं जो अलग अलग विभाग यहाँ पर कर रहे हैं और यही अगर हालात रहे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ समय में ये जो बेरोजगारी दर है ये बहुत कम हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। चिंतन शिविर के दूसरे दिन विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग के सभी शिक्षकों और कार्मिकों को आचरण नियमावली का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षक पहले अपनी बात को विभाग के अंतर्गत उचित फोरम में रखें। यदि कोई समाधान नहीं मिलता है तो उस स्थिति में शासन स्तर पर अपनी बात को रखें। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और असक्षम शिक्षकों को BRS देने के लिए शीघ्र एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने क्षेत्रों में एक एक विद्यालय गोद लेने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि चिंतन शिविर में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण दिया। हरिद्वार के सिडकुल पुलिस ने रोशनाबाद के बिजली घर के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों को चोरी की योजना बनाते गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पुलिस ने एक हथौड़ी, पेचकस, आरी भी बरामद की है। लोहाघाट में पंचेश्वर की काली नदी में डूबी नाबालिग लड़की की तलाश जारी है। नेपाल सीमा से लगे सिमलोदा गांव की रहने वाली नाबालिग नदी में नहाने गई थी। इस दौरान पैर फिसलने से हादसा हुआ है, जिसकी तलाश में राजस्व, पुलिस समेत ग्रामीण सभी जुटे हुए हैं। लगभग 10:30-11 बजे के करीब एक बच्ची है, कमला देवी, उम्र 16 से 17 साल है उसकी लगभग। लक्ष्मी दत्त जी की ये बेटी हैं। ये सुबह नहाने अपना नदी में गई थी तो उनका पांव फिसल गया और नदी में ये बह गई हैं। और इनकी ढूंढ खोज के लिए राजस्व पुलिस और हमारे तहसीलदार साहब, कोतवाल की पुलिस, SSB सभी टीमें लगातार इनकी खोजबीन कर रही हैं, पर अभी तक ये अभी रिकवर नहीं हुई है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक अलर्ट जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मानसून के आते ही पहाड़ों में और मैदानों में तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके लिए प्रशासन पहले ही पूरी तैयारियां कर चुका है। भारी बारिश को देखते हुए आगामी 5 जुलाई तक मौसम विभाग द्वारा राज्य के पहाड़ी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां सभी टीमों को मुस्तैद रहने के निर्देश भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिए गए हैं। हरिद्वार में 14 जुलाई से कांवड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को कांवड़ मेले से पहले सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मेले में लगने वाली सभी खाद्य वस्तुओं की अस्थायी दुकानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस होना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया कि एक टीम बनाई गई है जो समय समय पर जांच करेगी और किसी तरह की मिलावट या कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हमने एक टीम गठित करेंगे और ये जो प्रतिदिन जो है निरीक्षण करेगी उन एरियो में, और जो जिनके पास भी जो भी अगर गलत सामान पाए जाएंगे तो उनके हम सप्लाई हैं। तो ये इनमें अस्थायी जो दुकानें लगती हैं इनके हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी किए जाते हैं। उनके द्वारा अप्लाई करने के बाद हम इनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे एरिया के, और अगर यदि कोई हमें गलत पाया जाता है तो उन पर विधिक कार्रवाई हेतु कार्रवाई की जाएगी। थराली के देवाल में मेरा पेड़ मेरा दोस्त के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पौधारोपण किया गया। पर्यावरणविद और वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक कर्मियों ने पौधारोपण किया। SBI प्रबंधक ने रोपे गए पौधों की जिम्मेदारी के लिए
ट्री गार्ड देने की बात कही है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने इसका जिम्मा लिया। वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र ने सभी को पेड़ों की अहमियत बताते हुए वन संरक्षण का संकल्प दिलाया। भूमि उत्तराखंड के पर्वतीय जो जिले हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए आज हमने देवाल विकास खंड के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर हमने सघन पौधारोपण किया है, जिसमें हमने जो कि यहाँ पर जो कि सुराई का पौधा लगाए, देवदार के पौधे लगाए, फाइकस का पौधा लगाया, बोटल ब्रश का पौधा लगाई, ये तमाम प्रजाति के पौधे लगाए हैं। इस प्रकार के पौधारोपण से जहाँ एक प्रकार से जो भूस्खलन जैसे है वो समस्याएं रुकेंगे और दूसरी तरह जो है कि वातावरणीय संतुलन बनेगा। इस उद्देश्य से जो है कि हमने यहाँ पर पौधारोपण किया हुआ है। आज हमने यहाँ वृक्षारोपण किया है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षित रखने की स्वास्थ्य विभाग देवाल की होगी। आज यहाँ हमने पीएचसी देवाल में वृक्षारोपण किया है और इन वृक्षों को हमने भारतीय स्टेट बैंक देवाल ने गोद लिया है, जिसकी टी गार्ड वगैरह लगा करके हम रक्षा करेंगे। बाकी पानी की जिम्मेदारी पीएचसी देवाल की रहेगी। जसपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी को भगवंतपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित करी गई थी, जो क्योंकि नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, तो इस टीम में एसआई श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट, श्री सुनील कुमार और कांस्टेबल नवीन प्रकाश इन्हें लगाया गया था। और इन्होंने कल एक अभियुक्त जिसका नाम जिशान पुत्र दिलशाद है, निवासी बिठौरा फतेहगंज का रहने वाला, उससे करीब 20 ग्राम जो है स्मैक बरामद की गई है। यह करीब इंटरनेशनल लेवल पर 2 लाख की स्मैक है। इसमें लगातार मेरी नज़र बनी रहेगी और इन लोगों के पीछे जो है हमारे सूत्र लगे हुए हैं और जो स्मैक की जो भी सूचना प्राप्त होगी उसमें हम गहनता से कार्रवाई भी करेंगे और इसके जो पीछे जिन लोगों का हाथ है, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का, उन्हें छोड़ा नहीं, किसी रूप में बख्शा नहीं जाए। चंपावत जिले में देवी धुरा के मां बाराही मंदिर में देश भर में जाना जाने वाला बगबौल मेला लगने वाला है, जिसे जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में लग चुका है। मेले का शुभारंभ खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहा घाट में मां बाराही मंदिर समिति पदाधिकारियों की बैठक ली। बगवाल मेले में सुरक्षा, पेयजल, सड़क, पार्किंग जैसी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर समिति सदस्यों ने डीएम भंडारी से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। बगवाल मेला 8 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त तक रहने वाला है। जन्माष्टमी के पर्व पर मेले का समापन होगा। बैठक में डीएम ने मेले को भव्य और दिव्य रूप देने का आश्वासन दिया। बता दें, इस मेले में पत्थरों से बगवाल खेलने पर रोक के बाद अब लोग एक दूसरे पर फल बरसाकर बगवाल खेलते हैं, जिसे देखने देश ही नहीं विदेशों से भी हजारों लोग पहुंचते हैं। महोदय से निवेदन किया है और उनका आश्वासन भी हमें मिला है कि आपका जो मेला होगा भव्य होगा, बहुत सुंदर होगा और इसमें जो हमारी मांगे हैं वो उसमें जो है सारी मांगे हमारे डीएम साहब ने मान ली हैं और उनके नेतृत्व में भव्य मेला हमारा इसका होगा। सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे और मंदिर समिति और जो देवी धुरा के जो मंदिर के और जो गांव के लोग हैं जो उनके जनप्रतिनिधि, उनसे मुलाकात की गई और उसमें जो मेले को विभागीय मेला घोषित किया गया है, तो उसके संबंध में सांस्कृतिक दल और जो फंड की व्यवस्था है उसके संबंध में विस्तृत जो डिटेल चर्चा हुई है। उसमें जो डिमांड है वो शासन को भेजी जाएगी और उनको हम 3 से 4 दिन में शासन को डिमांड भेज देंगे और इसमें जो वहाँ पे व्यवस्थाएं होनी, पानी की व्यवस्था होनी है, हेल्थ की व्यवस्था होनी है और पूरे मेले में जो भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट और मेला अधिकारी और वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि जो सारी व्यवस्थाएं होनी, क्योंकि ये भव्य मेला होता है तो इसमें प्रशासन और जनता के सहयोग से और सभी डिपार्टमेंट्स में सहयोग करेंगे। पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों की सटीक जानकारी रखने के लिए ट्रैकर ऐप की शुरुआत की है, जिस पर अब सभी ट्रैकर को रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। कुछ समय पहले खलिया, टॉप व्यांस घाटी कई जगहों पर मौसम खराबी के चलते रास्ता भटकने से कुछ लोग लापता हो गए थे, जिन्हें खोजने में स्थानीय प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद जिला प्रशासन ने ये पहल की है। ट्रैकर ऐप से समय पर और आसानी से रेस्क्यू करने में मदद मिलेगी।
ऑल्टीट्यूड एरिया में ट्रैकर्स और टूरिस्ट के नंबर को पे हमें प्रॉपर वॉच रखने की ज़रूरत होती है। कई बार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने ट्रैकर या टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन ऐप बनाया है और इस ऐप में उन्हें अपनी सारी डिटेल्स एंट्री करनी होंगी और उसके बाद में फिर फर्दर हमारे पास में जो डेटा रहेगा उससे किसी मिस हैपनिंग या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के समय में हम प्रॉपर तरीके से उनकी मदद कर पाएंगे और उनका रेस्क्यू काफ़ी ईजी तरीके से हो। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है, जिसके तहत सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान शिव मूर्ति चौक से भीमगोड़ा चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ मेला शुरू होने से पहले शहर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। शुरू हो रहा है कांवड़ में इस बार काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशा जताई जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारा अतिक्रमण नहीं हटेगा तो आने वाले दिनों में प्रशासन को, व्यापारी बंधुओं को और हमारे कांवड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि ये लोग अपने अतिक्रमण को हटा लें और जो इसमें सहयोग नहीं कर रहा है उसके खिलाफ आज आप देख रहे हैं एक सख्त कार्रवाई की जा रही है और ये मैसेज इन लोगों के लिए भी है और आगे भी ये जारी रहेगा। कांवड़ मेला के दृष्टिगत हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग 8-9 दिन किए थे और अब ये कल भी चला था। आपको जानकारी है कि कल भी हम लोगों ने हटाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी नाली के पीछे जो किया गया था पुनः नाली के पार आ जा रहे हैं। अतः हम लोग कार्रवाई फिर से प्रारंभ की गई कि ताकि नाली के पीछे चले जाए और अतिक्रमण मुक्त किया जाए रोड को, ताकि पब्लिक को जो है सहूलियत। उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। विभागीय अधिकारियों के लिए इंडियन पब्लिक स्कूल राजवाला देहरादून में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी सहित विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एनईपी के अंतर्गत राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद देहरादून द्वारा तैयार बाल बाटिका एवं बाल बाटिका अभ्यास पुस्तिका का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सामूहिक जिम्मेदारी का कार्य है, जिस पर सभी को चिंतन मनन करना होगा। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड वर्ष 2025 में अपनी रजत जयंती मना रहा होगा, तब प्रत्येक विभाग के पास अपनी अपनी विशेष उपलब्धि होनी चाहिए। विभागीय मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य में 1 साल में विद्या समीक्षा केंद्र तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। चिंतन शिविर में विकास खंड से लेकर निदेशालय स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने यात्रा के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। पिछले स्नान पर्वों को देखते हुए आगामी कांवड़ मेले में भी भारी भीड़ जुटने का अनुमान है। ऐसे में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। यात्रा को संपन्न कराने के लिए स्थानीय बुद्धिजीवियों और व्यापारियों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। हम ये अपेक्षा कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि काफ़ी संख्या में कांवड़िए भी इस बार आएंगे और विगत समस्त वर्षों के रिकॉर्ड भी इस बार कांवड़ में टूटेंगे। पुलिस प्रशासन अपने जो भी संसाधन है उनके हिसाब से पूरी तरह तैयार है। जो उसका होमवर्क है वो हम लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर जो प्रशासन के साथ मीटिंग्स भी हमारी हो चुकी हैं। लगभग 2500 के ऊपर हमारे जो कर्मी हैं, जो सिविल पुलिस के और अन्य जनपदों के लोग होंगे, वो इसमें लगेंगे और तकरीबन 25 से अधिक कंपनियों की हमने सीपीएमएफ और पीएससी की हमने डिमांड भी दी है। तो वो जब हमको मिलेगी तो सुचारू रूप से हम इसको संपन्न कराएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।